Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Today I will solve previous year questions paper DSSB which are organized in 2015. Actually ये पेपर है वो 2014 में होना था, लेकिन ये 2015 में हुआ था टायर 2 DSSB का, राइट। तो इस पे मैं ऑलरेडी है कुछ आई थिंक 5 या 6 लेक्चर है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें है जो कम्प्लीटली है मैथमेटिकल फिजिक्स था एंड एक क्लासिकल फिजिक्स थी और EMT था, राइट। तो कुछ क्वेश्चन है वो रहते हैं, आई थिंक है इसमें जो कम्प्लीटली जो क्वेश्चन है वो नियर अबाउट 200 के थे, जिसमें से 50 है वो कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो आज हम उन्हीं का कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो इसमें जो ये DSSB का जो पेपर आया हुआ था, जो टायर 2 जो कि 2015 में हुआ था, ये कम्प्लीटली नेट, गेट और जेस्ट से रिलेटेड था, राइट। उन्हीं का सिलेबस यहाँ पे मेंशन था, जितने भी जो क्वेश्चन है वे सारे के सारे यही से थे, राइट। लेकिन जो DSSB 2018 में जो पेपर हुआ वो सारा का सारा फीमेल का, तो मोस्टली एडवांस लेवल का था, जिसमें एक भी फीमेल कैंडिडेट का वो पेपर है क्लियर नहीं हुआ था। मेल का था, ठीक है, एवरेज है, लेकिन फीमेल का कंप्लीट एवरेज लेवल का था, राइट। तो चाहे आप कोई भी पेपर लो स्टेट लेवल का, चाहे वो एस्टेट हो चाहे वो DSSB का हो, ठीक है, किसी भी पेपर का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के डाल देते हैं, राइट। तो आप भी इसी तरह से प्रिपरेशंस करो, ठीक है। अभी तक जितना भी आपने किया है इट्स ओके, जस्ट आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखो और जितने भी आपने आपके पास जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं 11th 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड, उनके आप जस्ट फॉर्मूले देखो और फॉर्मूले देखो कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना, राइट। जिस क्वेश्चंस में ट्रिक अप्लाई होती है 100% कोशिश करो उस क्वेश्चंस में ट्रिक अप्लाई करने की, राइट। क्योंकि अगर उस क्वेश्चंस को आप प्रोसीजर से करोगे तो टाइम है वो वेस्ट होगा। ट्रिक करने से आपको 100% उस क्वेश्चन के 100% ठीक होने की आपके पास है फैसिलिटी भी है और टाइम भी आपके पास सेव होगा। उस क्वेश्चंस का टाइम आप किसी को अदर क्वेश्चन में भी दे सकते हो, राइट। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक है मैंने नियर अबाउट है वो 49 के नियर अबाउट है कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, जिसमें से मैंने आई थिंक 2 क्वेश्चन है वो स्किप किए थे। इजी क्वेश्चन थे, जिसको भी अगर मतलब नहीं आए हैं वे 2 क्वेश्चन मुझे कमेंट करना, मैं वे 2 क्वेश्चंस में नेक्स्ट लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगी। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन थे वे, ठीक है। तो आज मैं कंटिन्यू करूंगी क्वेश्चन नंबर 50। अब हमारा जो पार्ट चला हुआ वो EMT का पार्ट चला हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, राइट। तो इसमें करते हैं अगर जो क्वेश्चन 50 है, मैं इसका जो पेपर का जो लिंक है वो टेलीग्राम में भी मैं डाल चुकी हूँ लिंक, और इसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी, राइट। तो अगर मैं देखो क्वेश्चन लिखूंगी तो वीडियो भी बहुत लंबी बन जाएगी। जो भी स्टेटमेंट है मैं उसको अच्छे से समझाने की आपको कंप्लीट कोशिश करूंगी, राइट। इसने दिया है और क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, देखो पैनिक नहीं होना है, ठीक है। जो भी आपने किया है इट्स ओके, बेटर है, वो बहुत अच्छा है। कुछ न्यू करोगे तो उसमें आप कंफ्यूज रहोगे, सारा का सारा कंसंट्रेट करो। कई बार ऐसा होता है जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन ही ऐसे एज इट इज उठा के डाल देते हैं, राइट। तो आप है प्रीवियस ईयर पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट करो, जो भी आपके पास मटेरियल है, शॉर्ट नोट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, नया कुछ भी करने की नीड नहीं है, राइट। उसके बाद है जैसे ही आपका ये पेपर हो जाता है, मैं कोशिश करूँगी कंप्लीट सिलेबस को 11th और 12th का जितना भी जो सिलेबस है सभी को एडवांस लेवल से करवाने की, राइट। क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि आप है क्या लेक्चरर बनने जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन वो नहीं डालेगा कि उसको 11th और 12th स्टूडेंट है वो निकाल दे, ऐसा क्वेश्चन वो नहीं डालेगा, राइट। क्वेश्चन डालेगा तो आपके स्टैंडर्ड का डालेगा। आप खुद सोचो, अगर आपको पेपर बनाना आप पढ़ जाए तो आप कैसा पेपर बनाओगे, ठीक है। आप भी ऐसे ही स्टैंडर्ड का पेपर बनाओगे कि पेपर है कुछ स्टैंडर्ड दिखे, राइट। तो अगर जो क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, देखो एक पॉइंट चार्ज लिया है क्यूब, कौन सा पॉइंट चार्ज लिया है, एक क्यूब, राइट। अब इसने क्या कहा है, इसका मास क्या है, m है, ठीक है। पॉइंट चार्ज क्या लिया, क्यू, मास m, ओके। इज केप्ट एट ए डिस्टेंस d,
ये जो है डिस्टेंस डी डिस्टेंस दूर रखा गया कहाँ से, आगे देखो, बिलो ए ग्राउंडेड इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, एक ग्राउंडेड इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट ली है। कैसी, एक ऐसी शीट ली है, ये वाली मैंने एक शीट ले ली, राइट। अब देखो ये शीट अगर मैं जैसे ऐसे देखूं तो देखो जैसे ये कॉपी है, राइट, तो ये एक ऐसी शीट है, इस कॉपी के जस्ट बिलो मीन्स ऐसे इतनी डिस्टेंस से, तो इसने क्या कहा है, ये जो क्यू चार्ज है यहाँ पे सेंटर से डी डिस्टेंस अपार्ट रखा गया है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या चार्ज रखा गया, क्यू। इसने बोला है इस सीट के बिलो, तो मैंने इस सीट के बिलो लिया, राइट। अब इसने आगे क्या बोला है, ये क्या है, ग्राउंडेड है, तो आप इसको ग्राउंड कर दो, हो गया। अब आगे देखो आगे क्या कहा है, आगे कहा है इसने विच लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, ये जो है एक्स वाई प्लेन में लाइज करती है, ओके ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी, डी की आपको वैल्यू बतानी है, कब, विल द चार्ज रिमेन स्टेशनरी, जहाँ पे है हमारा जो चार्ज है वो क्या रहे, स्टेशनरी रहे, आपको वो वाली डिस्टेंस है बतानी है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले इसने एक इम्पोर्टेंट बात कही है, क्या, चार्ज रिमेन स्टेशनरी, तो यहाँ पे लिखो चार्ज रिमेन स्टेशनरी, इसका मतलब क्या है, पहले आप ये देखो चार्ज है वो स्टेशनरी रहना चाहिए, मीन्स चार्ज है वो रेस्ट में रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया है, इसने एक सीट दी है, कैसे सीट, ग्राउंडेड इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट। अब इस सीट की वजह से जो ये चार्ज है इसका एक इमेज चार्ज बनेगा। एक्चुअली जो इमेज चार्ज है वो कुछ भी नहीं होता, जस्ट हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। जब मैं ये टॉपिक करवाऊंगी EMT में तब आप उसको ध्यान से समझना, जो भी चार्ज होता है रियल चार्ज यही होता। अब इसका जो इमेज चार्ज बनेगा, तो आप इसको सपोज करो ये एक मिरर की तरह है, तो इसका जो इमेज चार्ज बनेगा वो कहाँ बनेगा, जस्ट इसके अबो सेम डिस्टेंस से, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसका क्या बना लिया, एक इमेज चार्ज बना लिया, जस्ट अबो दिस कंडक्टिंग सीट हेयर, क्या है यहाँ पे क्यू चार्ज है। यहाँ पे क्या रखा था इसने, पॉजिटिव चार्ज रखा था ना, हाँ यहाँ पे है क्यू चार्ज है, तो इसका इमेज चार्ज है वो क्या होगा, अपोजिट चार्ज होगा। जो भी यहाँ पे चार्ज होगा, अगर जब भी इमेज चार्ज का कॉन्सेप्ट आए तो वो साइन है वो अपोजिट हो जाता। एंड सेम डिस्टेंस पे, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस थी, डी डिस्टेंस बिलो, तो यहाँ पे भी कितनी होगी, डी डिस्टेंस अबो, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी होगी मेरे पास 2D, राइट। अब इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था डी, यही पूछा था ना, हाँ मुझे क्या निकालना है, डी निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या, इस चार्ज की वजह से, और यहाँ पे 2 चार्ज है, क्या है, दो चार्ज है, और दोनों के दोनों हैं मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन है साइन है वो अपोजिट है, 2D डिस्टेंस अपार्ट है। तो यहाँ पे EMT के अकॉर्डिंग कूलम्ब फोर्स लगेगा जब 2 चार्जेज है वो सेपरेटेड है बाय सम डिस्टेंस है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसकी वजह से तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, F विच इज इक्वल टू K Q अपॉन में डिस्टेंस कितनी तो है 2D, हो गया। अब यहाँ पे देखो जो ये है, इस जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शंस में होगी, अपवार्ड डायरेक्शंस में, मीन्स माइनस का J डायरेक्शंस में, आपको ऐसे तो पता होगा, यहाँ पे माइनस का J डायरेक्शंस में। अब ध्यान से देखो, मैंने जब फोर्स अप्लाई किया इन 2 चार्जेस पे, लेकिन मेरा जो फोर्स आया वो अपवर्ड डायरेक्शंस में है, राइट। लेकिन इसने क्या कहा है, चार्ज है वो तो स्टेशनरी रहना चाहिए, लेकिन अब जब ये ऊपर जाएगा उस सिचुएशंस में तो चार्ज है वो स्टेशनरी नहीं रहा, तो इसने क्या कहा, चार्ज है वो स्टेशनरी रहेगा कब, जब इस फोर्स को कोई दूसरा फोर्स है वो बैलेंस करे। दूसरा फोर्स कब बैलेंस करेगा, इसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है, तो जो दूसरा फोर्स होगा वो नीचे आएगा, तभी एक दूसरे को ये बैलेंस कर पाएंगे, राइट। तो जो दूसरा फोर्स है वो क्या होगा, mg, इसने दिया है ना, इस चार्ज का जो मास है वो कितना है, m है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशंस के कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा वो कितना होगा, mg। तो यहाँ पे एक इक्वेशंस मेरे पास ये आ गई, और सेकंड क्या है, ये है, दोनों क्या है, फोर्स है, तो आप दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास है कितना आ जाएगा, K
क्यू स्केयर अपॉन में 4 डी स्केयर विच इज इक्वल टू एम जी। निकालना क्या है, डी निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या निकाल लो, डी निकालो, विच इज इक्वल टू कितना आएगा, के, कितना आएगा, के क्यू स्केयर, यहाँ के क्यू स्केयर, देखो अपॉन में डी निकाला ना, तो मैंने यहाँ पे कितना आ गया 4 एम जी आ गया, डी को इधर लेके जाऊंगी तो एम जी है इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे है ये डी स्केयर था, मुझे निकालना है डी, तो आप डी निकालोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, इसका रूट करोगे तो कितना आएगा मेरे पास, के क्यू, 2 बाहर आ गया और अंडर रूट ऑफ एम जी, ऐसे आएगा ना। तो मैंने आई थिंक है ये थोड़ा गलत लिखा, कैसे आएगा, क्यू बाहर आ गया, 2 ये आ गया, अंडर रूट ऑफ के अपॉन में एम जी। ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन में यहाँ पे के की वैल्यू भी पुट की गई है, ठीक है, के की वैल्यू भी है उसने डाली है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा मेरे पास, कर देती हूँ मैं इसको, क्यू अपॉन में 2, के की वैल्यू पुट करो, कितने आती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एम जी, तो यहाँ से भी है, इसका जो 4 का जो रूट करोगे तो वो भी क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, क्यू यहाँ पे है तो क्यू अपॉन में 4 अंडर रूट ऑफ पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, ये हमारे पास क्या है आंसर, विच इज अवर राइट आंसर। अब आप आंसर देख लो कौन सा मैच होता है, आई थिंक है मैंने जो बी लिख रहा है, मैंने जो कॉपी में लिखा है ये आंसर है वो राइट है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करोगे, अगर वो ये नहीं देता, ये वाली लाइन नहीं देता, तब आपको ये लिखने की नीड नहीं थी। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसने बोला है चार्ज है वो स्टेशनरी रहना चाहिए, और वो कब रहेगा, क्योंकि जब मैं इन 2 चार्ज के बीच में अगर मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ वो माइनस जे डायरेक्शंस में जाता है, इस सिचुएशंस में जो फोर्स है वो स्टेशनरी नहीं रहा, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको स्टेशनरी करने के लिए मुझे एक डाउनवर्ड में भी एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि इसने मास गिवन था, जो कि ग्रेविटेशन की वजह से यहाँ पे कितना होगा, mg होगा, ठीक है। तो ये इस वजह से हमारे पास होगा, समझ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस करेगा। तो अगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, वो भी इजी है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट किया करो, मैं कोशिश करूँगी आपके हर एक रिप्लाई देने की, लेकिन कई बार होता है नहीं भी दे पाते, सो डोंट वरी, आज नहीं तो कल मैं रिप्लाई जरूर दूंगी, राइट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 कंसंट्रिक मेटल स्फेरिकल सेल है, कंसंट्रिक मतलब एक ही सेंटर से, जिसका सेंटर एक हो, कितनी है 2 है, मैं बना लेती हूँ, बना लो, एक ये रही एंड सेकंड सेंटर ये है, इसी सेंटर को लेके सेकंड मेरे पास ये रही, दोनों क्या है स्फेरिकल सेल, ओके ठीक है। अच्छा, विद रेडियस ऑफ इनर सेल के जो रेडियस है वो इसने कितनी ली, ए ले ली, राइट, और जो आउटर की है वो इसने कितनी ली, बी। जो भी कहता है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाने की कोशिश करो। आर सेपरेटेड बाय ए वीक कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ कंडक्टिविटी। अच्छा, ये जो दोनों स्फेरिकल जो सेल है ये किस से सेपरेटेड है, एक कंडक्टिंग मटेरियल रखा गया है जिसकी जो कंडक्टिविटी है वो कितनी है, सिग्मा, रख दिया, ठीक है। इफ दे आर मेंटेन्ड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस वी, इन दोनों के बीच में जो एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया गया है वो कितना है, v है, राइट। तो मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस रख दिया दोनों के बीच में। अब आगे क्या बात कहता है, देन द करंट फ्लो फ्रॉम वन टू अदर इज, तो इसमें कहा है कि करंट है वो कितना फ्लो करेगा, मुझे करंट निकालना, ये निकालना। अब आप देखो करंट का फॉर्मूला क्या है, उसके अकॉर्डिंग है आप अप्लाई करो, कुछ भी नहीं है। करंट निकालना, तो करंट निकालने के लिए मुझे एक है वोल्टेज की नीड है, और सेकंड क्या चाहिए, मुझे रेजिस्टेंस चाहिए। तो देखो निकालो, V विच इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से मुझे अगर I निकाल लूंगी जो कि किसके इक्वल होगा, V अपॉन में R के, राइट।
अब आप अपने ऑप्शन को देखो, ऑप्शंस को अगर आप देखते हो तो चारों ऑप्शंस में क्या है, जो पोटेंशियल जो डिफरेंस लिया गया है वो सेम लिया गया, VA माइनस का VB, चारों ऑप्शनों में बिल्कुल सेम है, राइट। तो आप यहीं पे लिख दो, जो पोटेंशियल होगा दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, VA माइनस का VB अपॉन में R। तो मेरे पास है यहाँ से जो करंट आया वो किसके इक्वल आया, VA माइनस का VB अपॉन में R आ गया। लेकिन ये वाला तो ठीक है, ऑप्शन से मैच हो गया, मीन्स ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला R है वो सेम नहीं है। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, राइट। अब आप देखो रेजिस्टेंस होता क्या, हमें पता है रेजिस्टेंस वो किसके इक्वल होता है, रो L अपॉन में, रेजिस्टेंस का यही फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू रो, रो क्या होती है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी। मीन्स कहीं ना कहीं चांस है मेरे ऑप्शंस के मीन्स आंसर तक पहुंचने की, कंडक्टिविटी भी आ जाएगी। L अपॉन में A का कुछ है झंझट, देखो क्या है, L अपॉन में A। अब आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो मेरे पास है, यहाँ पे इसने 2 रेडियस दी है, 2 रेडियस दी है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगी, DR लूंगी, रेजिस्टेंस को स्मॉल ए एलिमेंट में, रो DL अपॉन में DA। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करो, DL है यहाँ पे क्या होगा, रो DR। अब यहाँ पे DA क्या है, एरिया है। अब आप यहाँ पे क्या दिया, इसने स्फेरिकल सेल दिया है, तो आप इसका जो है एरिया है वो किसके इक्वल होगा, R² साइन थीटा D थीटा एंड D5 ये होगा। अब आप है इसको R कैलकुलेट करना है ना मुझे तो, लेकिन यहाँ से क्या है, DR है, तो मुझे R निकालने के लिए क्या करो, इंटीग्रेट करो आप इसको, DR अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास R, यहाँ पे क्या है, रो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। अब आप यहाँ पे देखो इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा। अब आप ये देखो इसका जो इंटीग्रेशन है बिल्कुल सिंपल है, D5 का अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ 0 से 2 पाई तो कितना आता है, 2 पाई। साइन थीटा एंड D थीटा का अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ विद इन लिमिट 0 to पाई तो यहाँ से कितना आता है, 2 आता है, 2 यहाँ से एंड 2 पाई यहाँ से, तो ओवरऑल यहाँ से कितना आ गया, 4 पाई। तो मैं इसको मैं जस्ट डायरेक्ट है यहाँ पे लिख देती हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, आप करो इसका इंटीग्रेशन, कितना आएगा, रो अपॉन में 4 पाई। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो कितना आएगा, -2 + 1 -1, तो यहाँ से कितना आया मेरे पास, R विच इज इक्वल टू रो अपॉन में 4 पाई माइनस का 1 अपॉन में R। लिमिट कहाँ से कहाँ लेनी थी, लोअर लिमिट A to B कितना आया, रो अपॉन में 4 पाई, यहाँ से कितना आएगा, माइनस है तो माइनस का 1 अपॉन में B प्लस का 1 अपॉन में A, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है एंड मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो माइनस वहाँ से आएगा, तो ये आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 1 अपॉन में A माइनस का 1 अपॉन में B। तो मेरे पास है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आ गई। अब आप क्या करो, अब किस चीज़ का वेट है, तो आप यहाँ पे इस R की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, I विच इज इक्वल टू VA माइनस का VB अपॉन में R की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से कितना आ गया, रो यहाँ से कितना आया, मल्टीप्लाई में 4 पाई एंड ये इसके मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ से कितना है, 1 अपॉन में A माइनस का 1 अपॉन में B, राइट। अब आप है इसको सोल्व करो, तो यहाँ आया 4 पाई VA माइनस का VB। अब 1 अपॉन में रो, रेसिप्रोकल ऑफ किसका, रेजिस्टिविटी का क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो आप यहाँ पे क्योंकि जो आंसर है वो कंडक्टिविटी में है, तो यहाँ पे कितना आ गया, सिग्मा आ गया, डिवाइड में 1 अपॉन में A माइनस का 1 अपॉन में B, राइट। तो विच इज अवर राइट आंसर। आप अपना आंसर देखो, जो हमारा आंसर है A ऑप्शन है वो राइट है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सोल्व करना था, ओके। तो नाउ गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। प्लीज कमेंट किया करो, लाइक करो, चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, और सब्सक्राइब करो।
ठीक है, आप मुझे कुछ भी फीडबैक नहीं देते हो, तो इसलिए मैं भी वीडियो है वो लेट ही अपलोड करती हूँ, राइट। जब तक आप कुछ फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ फीडबैक दिया करो, मोटिवेट किया करो। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैंने कुछ मांगा आपसे, कुछ भी नहीं, जस्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो आप थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या कहा है, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस। एक वेव है, कैसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, ट्रैवल कर रही है किसमें, फ्री स्पेस में, ओके। इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। उसने जो ग्लास प्लेट है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दिया है, 3/2। अब इसने ऊपर फ्री स्पेस की भी बात की थी, तो मीन्स उसका भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो जो फ्री स्पेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 1। तो मैं उसको मान लेती हूँ n1 विच इज इक्वल टू 1, जो कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फ्री स्पेस का। और दूसरी बात n2, उसने किसमें बोला, ग्लास प्लेट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दिया इसने, 3/2, ओके। जो इसने गिवन था मैंने तो जस्ट वही लिखा है। अब इसने आगे क्या कहा, इफ देर इज नो एब्जॉर्प्शन बाय द ग्लास इट्स रिफ्लेक्टिविटी। तो अब आपने क्या निकालनी है, इट्स रिफ्लेक्टिविटी निकालनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना और कुछ भी नहीं रखना। फॉर्मूला क्या है, रिफ्लेक्टिविटी का दो है, एक रिफ्लेक्टिविटी का, एक ट्रांसमिटिविटी का। तो रिफ्लेक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है, n2 माइनस का n1 अपॉन में n2 प्लस का n1 इसका होल स्केल। यहाँ ये किसका है, रिफ्लेक्टिविटी का। अगर वो पूछ लेता है ट्रांसमिटिविटी, तो अब आपको दूसरा फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो ये अगर आगे फ्यूचर में मीन्स अगर कमिंग एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक पे, तो अगर ट्रांसमिटिविटी पूछ ले तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। 4n1 n2 नीचे वाला पोर्शन है वो सेम रहेगा, राइट। तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। अब आपके पास दोनों वैल्यू तो है, पुट कर दो आप यहाँ पे। n2 की कितनी है, 3/2 माइनस का 1 अपॉन में 3/2 प्लस का 1 इसका स्क्वायर। यहाँ से कितना आएगा, 1/2, यहाँ से कितना आया, 5/2। क्या करना है, स्क्वायर करना है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया, 1 अपॉन में 25। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था, उसने जो आंसर है वो परसेंटेज में है, तो आप इसको क्या करो, 100 से है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, 4%, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 53। 53 में क्या बोला इसने, देखो कोशिश करूंगी पेपर से पहले 100 तो क्वेश्चन एटलीस्ट कंप्लीट करने की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 क्वेश्चन क्या है, द वेक्टर पोटेंशियल, एक इसने वेक्टर पोटेंशियल लिया है क्या, ए, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू ए मैग्नेटिक मोमेंट, किसकी वजह से, एक मैग्नेटिक मोमेंट m, ओके, एट ए पॉइंट r इज गिवन बाय, जो वेक्टर पोटेंशियल है इस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से वो कितना दिया इसने, a विच इज इक्वल टू कितना दिया, कुछ ऐसे दिया है, देख लो अपने पेपर में, राइट। इफ m इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस, इसने खुद बोला है जो m है वो जेड डायरेक्शन में है, किसमें है, जेड डायरेक्शन में, आपने कुछ और नहीं लेना, ठीक है, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हो फिर। अच्छा, उसने पूछा क्या है, एक्स कंपोनेंट पूछा उसने मैग्नेटिक फील्ड का, क्या पूछा उसने, एक्स कंपोनेंट पूछा है, वाई और जेड नहीं पूछा है। m है वो जेड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड का ओनली आपने एक्स कंपोनेंट निकालना है और कुछ भी नहीं। आप निकाल लो, आप क्या आएगा, इसने देखो जब भी मेरे पास क्या हो, वेक्टर पोटेंशियल गिवन हो और निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तब आप देखो EMT में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक मीन्स इतने सारे फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा। आपको हर एक फॉर्मूले का ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना, ठीक है। जब तक आपको नहीं पता होगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, तब तक पढ़ने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। वेक्टर पोटेंशियल्स गिवन है,
मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें पता है क्या, डाइवर्जेंस ऑफ बी विच इज इक्वल टू 0। जब ये 0 होता है तब इस सिचुएशंस में जो बी है उसको क्या लिखते हैं, कर्ल लिखते हैं, किसका, वेक्टर पोटेंशियल का। बी निकालनी है, ए गिवन है, तो इस फॉर्मूले से मेरा काम चल जाएगा। निकालो, कल करना है, कल ही निकालना है ना। और दूसरी बात इसने क्या कहा गया, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने जो m है, पहले आप उसको लिख लो, m है ये किस फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे लिखो, इसको वेक्टर पोटेंशियल है, m है वो z डायरेक्शंस में गिवन है, r है तो आप यहाँ पे लिखो, क्योंकि इसने देखो आप r को ओपन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे x y एंड z कंपोनेंट की बात कर दी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, वो x कंपोनेंट डायरेक्शंस में निकालना है और m है वो z डायरेक्शंस में, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, r गिवन है। तो आप है इस r को ओपन करो, किसमें, एक्स आई कैप, यहाँ पे क्या है, r का क्यूब है, तो आप है आप इसका ओपन करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, पहले आप इसका अगर मैग्नीट्यूड लूंगे तो एक्स स्क्वायर ये आएगा, खोल के देखना r है, फिर यहाँ पे इसका r का क्यूब लेना। अब आप इसका क्या करना है, मुझे कल करना है, तो आप कल करो। अब यहाँ से लो, m है वो कांस्टेंट है, मैंने m को बाहर निकाल लेती हूँ, राइट। अब आप यहाँ पे लिखो, ये क्या है, जो भी है यहाँ पे a है वो किस डायरेक्शन में, आप जस्ट आपको वो लिखना है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे आप, पहले आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, इनकी पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तभी लिखेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करो, कैसे आएगी, देखो मैं क्रॉस बता देती हूँ क्या आएगा। इसी को सोल्व करना पड़ेगा पहले मुझे, m z, अच्छा यहाँ से m आ गया, तो यहाँ से देखो x z क्रॉस i, एक्चुअली ये क्या करते हैं, साइक्लिक में चलते हैं ना, i j एंड k ऐसे चलेंगे ना। तो यहाँ से देखो z क्रॉस का i, z क्रॉस i ना, तो z क्रॉस का i क्या बनेगा, j, तो यहाँ पे क्या आएगा, j कैप प्लस का, अब यहाँ पे किसका, y की z क्रॉस का j, j क्रॉस z है वो कितना होता है i, लेकिन z क्रॉस j वो कितना आएगा, माइनस का i कैप, आ गया। अब इसकी 0 होगी, ये आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, हाँ, प्लस का जेड स्क्वायर, इसका 3/2 आ गया। अब आप है ये वाली वैल्यू है, अब अपने फॉर्मूले में पुट करो और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है, आई कैप की जगह देखो आई कैप लिया ना, तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, इसकी 3/2, आई कैप में ले लिया, माइनस का वाई था, ठीक है। अब जे में एक्स, इसके नीचे लिखो एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3/2, और यहाँ पे के कैप का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, 0 आ गया। अब आप क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, m था वो कांस्टेंट था, मैंने बाहर लिख लिया, ये रहा। अब आप b विच इज इक्वल टू क्या आएगा, अब m इसने खुद बोला किसमें, x डायरेक्शंस में, तो यहाँ पे हम जस्ट ओनली यही निकालेंगे i कैप डायरेक्शंस में, जो कि क्या होगी, इसकी कितनी होगी, 0 माइनस का, अब इसकी इसका, तो z के करेंगे तो x है वो एज इट इज आएगा। अब यहाँ से है, अब आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, करो आप इसका 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर एंड इसकी 3/2, राइट। और तो कुछ करना नहीं, ठीक है। अब आप क्या करना, हाँ, अब मैं इसको आगे ऊपर सोल्व करती हूँ, ठीक है। अब इसको ऊपर सोल्व करें, तो ऊपर सोल्व करती हूँ, देखो कहाँ पे, यहाँ पे सोल्व कर देती हूँ, देखो ये m है बाहर, ये ध्यान रखना। तो देखो यहाँ से मैंने लिखा b विच इज इक्वल टू m बाहर था, तो आप m को बाहर लो,
अब नीचे वाला एज इट इज, पहले आप मैं इसको करूँगी नीचे का स्क्वायर, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, इसका 3/2 और इसका क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब क्या करूँ, नीचे वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, नीचे क्या था, अब ऊपर नीचे वाला एज इट इज जेड के रिस्पेक्ट में करूँगी, ऊपर एक्स है तो ये इसका 0 हो जाएगा माइनस का, अब यहाँ से मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब क्या रहेगा, ऊपर देखो यहाँ पे x है, इसको एज इट इज रखो 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, अब इसमें से 1 माइनस होगा तो यहाँ से कितना आएगा 1/2। अब यहाँ पे किसके जेड के रिस्पेक्ट में करूँगी तो कितना आ जाएगा 2z, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आया m, माइनस साइन यहाँ पे माइनस का m एंड 3x z, और नीचे कितनी है यहाँ पे मेरे पास 3 है। अब इसको नीचे लेके आऊँगी तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 3/2 था ना, उधर कितना आएगा मेरे पास प्लस में, तो यहाँ से कितना बच, इसको अगर मैं नीचे लेके आऊँगी तो ये कितना आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, 3 है ऊपर प्लस है नीचे माइनस करूँगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगी पावर 5/2, ठीक है। तो आई थिंक मेरे पास ये आंसर आया। अब आप देखो ये वाला आंसर माइनस का 3m x माइनस का 3m xz डिवाइड में, अच्छा अब इसको r, इसने r की फॉर्म में आंसर बताया तो यहाँ से देखो माइनस का 3m xz अपोन में r⁵, या r⁵ लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे है मेरे पास है, ये हमारे पास है राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे करना था ये, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना था, जस्ट आपको पता होना चाहिए जब वेक्टर पोटेंशियल गिवन हो तब आपको b कैसे निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ b है वो 0 के इक्वल होता है, तब हम b है उसको कैसे लिखते हैं कर्ल ऑफ a लिखते हैं। अब इसने बोला था m है वो z डायरेक्शन में है, यहाँ पे z डायरेक्शन, लेकिन इसने r है यहाँ पे ऐसे दे दिया, लेकिन अब हमने इसको r को x y और z में कन्वर्ट करना है, तभी तो हम प्रोडक्ट कर पाएंगे। और इसने पूछा भी था आंसर किसमें पूछा था x डायरेक्शंस में, नहीं तो कुछ बच्चे हैं इसी को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, वो इसको चेंज नहीं करेंगे और यहीं से हमारा क्वेश्चन है वो स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। जो भी देखो DSSB का 14 का पेपर देखें तो वो कम्प्लीटली ही नेट गेट और जेस्ट सिलेबस से रिगार्डिंग था, ठीक है। तो अब मैंने जो भी वीडियो बनाई है अभी तक किसी ने नहीं देखी है, वो जस्ट बेसिक थी, ठीक है। लेकिन वहाँ से अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो ये जो भी क्वेश्चन आएंगे अगर आ भी जाते हैं, आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कि एग्जाम है पेपर है वो कैसा आने वाला है। 18 में था वो 11th 12th का था, लेकिन 14 और 15 में आया था वो कंप्लीट नेट से रिलेटेड था। तो आप जो भी मैंने अभी तक वीडियो डाली है आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखो, उससे आई थिंक आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। मैक्सवेल्स मैंने थर्मोडायनेमिक्स पे बनाई है, एक मैक्सवेल्स रिलेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है वहाँ पे। कोई भी आपको स्केल नहीं बनाना, किसी भी प्रकार के कोई भी क्रैमिंग नहीं करना है, आप इजीली है कोई भी मैक्सवेल्स इक्वेशंस निकाल सकते हो डायरेक्ट विदाउट एनी कैलकुलेशन किए, और आप लर्न भी रख सकते हो, ठीक है। और कोई भी अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो भी निकाल सकते हो। ऐसे ही क्लासिकल में लैग्रेंजियन से कैसे हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करते हैं, कुछ आई थी मैंने कुछ ट्रिक्स ही बताई थी, उनकी हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी एक्सपेक्टेशंस पूछ लेता है, वो चाहे वो 1/r² की पूछे, चाहे वो 1/r की पूछे, चाहे वो r² की पूछे, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने सब कुछ अच्छे से बताया।
अगर वो हार्मोनिक ऑसिलेटर में पूछता है पोजीशंस, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशंस, मोमेंटम की पर्टर्बेशंस कैसे निकालते हैं, कुछ ट्रिक की हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो और अपने टाइम को मैक्सिमम सेव कर सकते हो और 100% एक्यूरेसी के साथ उस क्वेश्चन को आप ठीक कर सकते हो, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला है, एन इंसुलेटिंग स्फीयर दिया है, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी गिवन है, ए दी है, ठीक है, कैरीज करती है चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, रो विच इज इक्वल टू रो नॉट एंड कोस थीटा, राइट, ये गिवन है, आर है वो लेस देन है ए से। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं पानी पी के आती हूँ, बस 1 मिनट। देखो अभी इसने आगे क्या बोला है, इसने बोला है द लीडिंग ऑर्डर टर्म फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस डी फार अवे फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, ठीक है। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तब आपके पास कुछ एक डी का फैक्टर में कुछ प्रोपोर्शनल्स या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स में आएगा, आपको जस्ट उसकी डिपेंडेंसी बतानी है क्या आएगी। लेकिन इस क्वेश्चंस को हम करेंगे कैसे, दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। ऐसे तो डेंसिटी गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आप दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, राइट। कैसे निकाल सकते हो दूसरे फॉर्मूले से, बताओ। मैंने बताया, आई थिंक दो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जब चार्ज गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, तब हम उन तीनों में से कुछ भी गिवन हो कैसे एक दूसरे को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है। मुझे कैसे पता लगा कि यहाँ पे कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि इसने स्टेटमेंट में बोला है फार अवे। जब भी फार अवे आ जाए तब मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, जो कि मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, चाहे वो देखो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी गिवन है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में गिवन है, लेकिन वो चार्ज भी दे सकता है, ठीक है, डिस्क्रीट चार्ज भी दे सकता है। वहाँ पे भी बोल दे फार अवे दे के कुछ भी मोनोपोल मोमेंट निकाल लो, डाइपोल निकाल लो, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से फैक्टर पे डोमिनेट करती है। एक्चुअली यहाँ पे ना 4 होते हैं, एक होता है मोनोपोल, फिर डाइपोल, क्वाड्रापोल एंड ऑक्टापोल, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ईएमटी में, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन आता है 100% नेट में, राइट। तो इसलिए बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। जब भी डिस्क्रीट चार्ज गिवन हो, यहाँ पे तो डेंसिटी गिवन है, आप ध्यान से सुनो। जब भी अगर वो कुछ भी चार्ज दे देता है, 2, 3 कुछ भी चार्ज, सबसे पहले आप क्या बनाओ, उनकी इमेज चार्ज बनाओ। सबसे पहले आप क्या करोगे, मोनोपोल मोमेंट निकालोगे। अगर मोनोपोल मोमेंट है वो 0 आ जाता है। मोनोपोल मोमेंट होता क्या है, जितने भी चार्ज गिवन है आप उन सभी का सम कर दो। अगर उनका सम है वो 0 के इक्वल आ जाता है, उस टाइम पे मोनोपोल जो है मोमेंट है वो डोमिनेट नहीं करेगा। उस सिचुएशंस में कौन डोमिनेट करेगा, डाइपोल डोमिनेट करेगा। डोमिनेट कौन करेगा, जिसका कुछ भी है रिजल्ट जो आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, मीन्स समथिंग कुछ रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पे मोनोपोल मोमेंट है 0 आ गया था, तभी डाइपोल मोमेंट है वो डोमिनेट किया। अगर डाइपोल मोमेंट भी 0 के इक्वल आ जाता है तब हमारे पास है क्वाड्रापोल मोमेंट है वो डोमिनेट करेगा। अगर क्वाड्रापोल मोमेंट भी 0 के इक्वल आ जाता है उस सिचुएशन में हमारा पास ऑक्टापोल मोमेंट है वो डोमिनेट करेगा, राइट। इसमें मैं कुछ आपके पास है कुछ जस्ट डायरेक्ट रिजल्ट बताती हूँ। दीज रिजल्ट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए कि इसमें है जो है मेरे पास है क्वाड्रापोल मोमेंट है
और यहाँ पे आपको बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो पावर है वो कितनी होगी या पोटेंशियल है वो कितनी होगी। सबसे पहले आप इस टेबल को लिखो, आफ्टर दैट हम इस क्वेश्चन को सोल्व करवाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इसको ध्यान से सुनो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, पोटेंशियल गिवन है, और यहाँ पे है मेरे पास है मोनोपोल मोमेंट फॉर मोनोपोल, यहाँ पे क्या है डाइपोल, और यहाँ पे क्या है मेरे पास क्वाड्रापोल। दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है, क्वाड्रापोल, और लास्ट में क्या है ऑक्टापोल। ऑक्टापोल बहुत ही कम चांस होते हैं, मोस्टली जो आंसर मिलता है वो तो या तो डाइपोल में से मिलता है या फिर है क्वाड्रापोल में से मिलता है, राइट। ऑक्टापोल है बहुत ही रेयरली चांस होता है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास है मोनोपोल मोमेंट में जो पोटेंशियल होती है 1/r ऐसे चलती है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड में मोनोपोल में 1/r², r³ r4 एंड r5। ये टेबल, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप इसको जरूर याद रखना। यहाँ पे तो जस्ट उसने ऐसे दिया है इस फॉर्म में भी मैं इसी से निकालूंगी, यहाँ से ही आंसर आएगा, ठीक है। जस्ट मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर वो चार्ज दे देता है तब वो बिल्कुल ही इजी हो जाता है। मोनोपोल में जस्ट आपको क्या करना, सम करना है सभी चार्जों का। अगर वो चार्ज 0 आ जाता है उस सिचुएशंस में फिर डाइपोल देखना। डाइपोल में क्या देखना है, कौन सा चार्ज कितनी डिस्टेंस दूर है, उनकी प्रोडक्ट करनी है आपस में, उन दोनों के बीच में आगे जो भी अदर्स चार्जेज है इमेज चार्ज बनाते हैं उनका सम करो या सब्ट्रैक्शन करो वहाँ पे चार्ज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिर्फ डाइपोल में क्या निकालना है, चार्ज मल्टीप्लाई बाई इट्स प्रोडक्ट। वो चार्ज है कहाँ से वो बताएगा कि आपको इस चार्ज से निकालनी है, उस चार्ज से कितनी डिस्टेंस है। डाइपोल में हमने ऐसे निकालना है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r³ के होगा एंड पोटेंशियल है वो 1/r² के इक्वल होगा, राइट। अब आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, और यहाँ पे क्या है डेंसिटी गिवन है रो, जो कि किसके इक्वल है रो नॉट a² माइनस का r² कोस थीटा, वह r है वो लेस देन है किससे, a से। अच्छा ये क्या है, इंसुलेटिंग स्फीयर का केस लिया गया, स्फीयर का केस लिया गया। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूँ, मोनोपोल मोमेंट। तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट मोनोपोल मोमेंट। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अगर डिस्क्रीट चार्ज हो तो चार्ज का सम करना, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फॉर्म है तो यहाँ पे मैं चार्ज को कैसे निकालूंगी। सभी को पता है क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, वो किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो चार्ज कैसे निकालोगे, रो डी टाउ, यही तो गिवन है, रो रखो और डी टाउ। डी टाउ मीन्स वॉल्यूम किसका, क्वेश्चंस में गिवन है क्या, स्फीयर। निकालो किसके इक्वल आएगा, रो किसके है, रो नॉट a² माइनस का r² कोस थीटा एंड इसका जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का वो कितना आएगा, r² साइन थीटा d थीटा dr एंड d∅, राइट। ये है। अब आप है इनको करो भी, इंटीग्रेशन सोल्व करो, कुछ भी नहीं करना। रो नॉट है कॉन्स्टेंट है, ठीक है, a² माइनस का r² dr, ओके। अब d∅ है, d∅ का आपका पता है क्या होता है 2π, इसको भी यहाँ पे रखो, ओके। अब d थीटा का करो कोस थीटा साइन थीटा d थीटा। अब आप इसके इंटीग्रेशंस को सोल्व करो। कैसे, आपको ज़्यादा लॉन्ग करने की नीड नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इस इंटीग्रेशंस को विद इन 1 सेकेंड में सोल्व कर सकते हो। कैसे, क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा डी थीटा। अब आपको पता है क्या, साइन थीटा का पीरियड कितना होता है 2π साइन 2 थीटा का पीरियड कितना होगा, कैसे निकालते हैं पीरियड, जो भी इसका पीरियड है 2π थीटा के साथ जो है उससे डिवाइड कर दो, तो साइन 2 थीटा का पीरियड कितना आया पाई। अब आप इसको ग्राफ से सोल्व करो। कैसे,
ऐसे 0, यहाँ पे ओरिजिन है 0, π/2, पाई, सेम पोर्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अपोजिट होगा ना, सेम है, जितना है वो पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में, तो ओवरऑल है दिस इंटीग्रेशन वो कितना आ गया 0 के, राइट। तो मोनोपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल आ गया, क्यों 0 के। तो इस सिचुएशंस में मोनोपोल मोमेंट है वो डोमिनेट नहीं करेगा। कौन डोमिनेट करेगा, जिसका रिजल्ट है वो किसके इक्वल आया, नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद है मैं क्या कैलकुलेट करके देखती हूँ, डाइपोल मोमेंट। अब आप है डाइपोल मोमेंट देखो कैलकुलेट करके, यहाँ तक क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं किया मैंने, जस्ट कैलकुलेशन की है। आप कैलकुलेशन को इजीली देख सकते हो, ठीक है, सोल्व करनी है और कुछ नहीं। नाउ वी कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट। अब आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो। अब डाइपोल मोमेंट में मैंने क्या बताया था, जब डिस्क्रीट चार्ज है उस चार्ज की r से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब वो चार्ज है जिस चार्ज से बोलता है कितनी, उस चार्ज से कितनी दूर है वो r देखनी है। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट निकालना ना, तो यहाँ पे निकालो आप p, क्या गिवन है यहाँ पे, रो गिवन है। तो अब हम इसको, इसके लिए क्या करेंगे, हम r cos थीटा रो डी टाउ, यहाँ पे हम जब कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो तो इससे एक्स्ट्रा कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो क्या करना है। अब जो भी मैंने पहले कैलकुलेशन की थी उसमें जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर आता है क्या, आर कोस थीटा। लिखो अब आप क्या, रो की वैल्यू रो नोट था, कांस्टेंट है ए स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, राइट, कोस थीटा। अच्छा मैंने क्या लिखा, मैंने तो यही लिखा, ठीक है। एक बार कोस थीटा को लिखो, यहाँ पे आर कोस थीटा, डी टाउ को लिखो, इसकी वैल्यू कितनी आती है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर डी फाइव। आपको ये सब तो पता होगा ना, मैं कैसे लिख रही हूँ डायरेक्ट। अब ये भी नहीं पता, देखो मैं बता देती हूँ कैसे। इसको देखो मैं इरेज करती हूँ, इरेज नहीं करती इसको मैं, इससे मैं आपको बताऊँगी बाद में क्या आएगा। देखो एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। हम जो है वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे होता है ना H1 H2 H3 होते हैं, और किसकी डायरेक्शंस में लेते हैं। स्फेरिकल में क्या होता है, आर कैप डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन एंड फाई कैप डायरेक्शन। तो इसमें आर कैप में 1 आर साइन थीटा, तो इन तीनों की प्रोडक्ट करनी है, राइट, इन तीनों की प्रोडक्ट करनी है। देखो यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, डी थीटा के रिस्पेक्ट में, डी आर के रिस्पेक्ट में एंड डी फाइव के रिस्पेक्ट में। सेम किसके होता है हमारे पास, सिलेंड्रिकल में। सिलेंड्रिकल में क्या होता है, 1 रो 1 होता है, और वहाँ पे क्या लेते हैं, एस जेड एंड फाइव लेते हैं, राइट। ऐसे करना है हमने प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पे देखो कितना आएगा, रो नोट कांस्टेंट है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर हो गया। अब इसके साथ कितना आ गया, आर क्यूब डी आर आ गया, ठीक है। डी फाइव का और कोई फैक्टर है यहाँ पे नहीं है, तो उसका डायरेक्ट लिख दो 2 पाई, ठीक है, लिख दिया। अब थीटा का सोल्व करो, कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा एंड डी थीटा। अब आप इसको सोल्व करके देखना, ठीक है, 0 से पाई। इस इंटीग्रेशन को अगर आप सोल्व करोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा, मीन्स समथिंग कुछ रिजल्ट आएगा। और यहाँ से तो कोई भी चांस नहीं है अगर आप इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे कि वो 0 आ जाए, ठीक है। मेन था इसको देखना, ये 0 के नहीं आएगा, आई थिंक नियर अबाउट है 2/3 आएगा, बट आप चेक करना रिजल्ट कितना आता है, ठीक है, समथिंग कुछ रिजल्ट आएगा। तो मीन्स जो डाइपोल मोमेंट है P है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, 0 आ गया। अब इस सिचुएशंस में जब डाइपोल मोमेंट है नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इस सिचुएशंस में कौन डोमिनेट करेगा, डाइपोल मोमेंट की टर्म्स डोमिनेट करेगी। पूछा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप अपने टेबल पे चलो, मोनोपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या था 1/r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे देखो डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है 1/r क्यूब, क्योंकि अब ये डोमिनेट करेगा तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो कितना आया 1/r क्यूब। लेकिन जो ऑप्शन है आई थिंक वो डी की फॉर्म में है, तो उसमें जो ऑप्शन है
वो क्या है, d माइनस का 3। तो यहाँ पे 1 में r क्यूब है, अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना आएगा, r⁻³ सो दिस इज अवर राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने ऐसे सोल्व करना था। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे किया। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। देखो क्वेश्चन लॉन्ग जरूर है लेकिन उनको समझो कैसे कर रही हूँ, दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, 55 क्वेश्चन है। क्या है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर सीन एट एन ऑब्जर्वेशन प्लेन z = 0। ठीक है, इस प्लेन पे ऑब्जर्वेशन की गई है बाय द सुपरपोजिशन ऑफ 2 प्लेन वेव। 2 प्लेन वेव का सुपरपोजिशन लिया हम। प्लेन वेव क्या क्या है वो लिख देती हूँ। A1 एक जो प्लेन वेव है psi1 विच इज इक्वल टू A1, मैंने उसको psi1 से रिप्रेजेंट किया, एक्सपोनेंशियली कितना लिखा आए, i कैप K1 अच्छा, एंड जो दूसरा जो हमारे पास है जो प्लेन वेव है वो क्या है, A2 एक्सपोनेंशियली आयोटा K2 डॉट, आई थिंक ये गिवन है। देखो अपने क्वेश्चन को, हाँ, वेयर A1 एंड A2 है वो रियल एम्पलीट्यूड है। कंडीशन बताने क्या, इंटरफेरेंस मैक्सिमम की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको इंटरफेरेंस है मैक्सिमम की कंडीशन है वो क्या होती है। देखो आपको सबसे पहले है इसमें जो फेज डिफरेंस है वो किसके इक्वल आता है, डेल्टा विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो K1 है ये क्या है, वेव वेक्टर है। ठीक है, और इसने क्या z = 0 बोला है ना, तो आप यहाँ पे क्या आएगा, जो फेज डिफरेंस निकालते हैं वो फेज डिफरेंस है वो किसके इक्वल आता है, मेरे पास जो भी मेरे पास वेव वेक्टर हैं इनकी सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई में पाथ डिफरेंस। अब मैक्सिमम की कंडीशन में जो मेरे पास है जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम की कंडीशन में 2m पाई। तो आप है जस्ट आपको यही करना है, K1 था ना, K1 माइनस का K2, अच्छा ये यहाँ पे वेक्टर है। ठीक है आप लोग, अब यहाँ पे फॉर मैक्सिमम क्या होगा मेरे पास, ये रहा, यहाँ से करो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, K1 माइनस का K2 आर कैप, जो ये हो गया मेरे पास आर वेक्टर, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में मैक्सिमम में कितना आता है 2m पाई। मैक्सिमम की कंडीशन यही होती है, जस्ट मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो भी प्लेन वेव थी इनमें से जो प्लेन वेक्टर है उनका सब्ट्रैक्शन लिया और पाथ डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। मैक्सिमम कब होगा, जब मेरे पास है, मेरे पास कितना आएगा आर कैप, ये किसके इक्वल होगा 2m पाई के, सॉरी जब मेरे पास ये वाला है ये किसके इक्वल आएगा, जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल आएगा 2m पाई का, ऐसे करना था ये। ठीक है, सॉरी फेस डिफरेंस है वो ऐसे आएगा, K1 माइनस का K2 डॉट आर कैप। आंसर देख लो किसके इक्वल आता है आपका, आई थिंक बी ऑप्शन है वो राइट है। ये मैक्सिमम की कंडीशन है कब, किस केस में, इंटरफेरेंस के केस में, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाओ नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट वीडियो में। देखो वैसे भी 60 क्वेश्चन करवाऊंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएंगे इस वीडियो में। देखो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। या फिर नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं, कुछ जो 5 जो क्वेश्चन रहते हैं इस वीडियो में तो नहीं होंगे, काफ़ी लॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं कुछ जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में कराती हूँ। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मोटिवेट करो, ठीक है, लाइक करो। जितना अच्छा फीडबैक दोगे उतना ही अच्छा मैं आपको रिजल्ट दूंगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।